मिडनाइट शो देखने वालों को अरुण प्रकाश शास्त्री का नमस्कार। दोस्तों, मिडनाइट शो में मैं आपको उन कहानियों से रूबरू कराऊंगा जो कभी न कभी किसी न किसी के जीवन में गुजरी हैं, यानी भूत प्रेत की सत्य घटनाओं से। अगर आप भी कभी किसी अनहोनी घटना से रूबरू हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख भेजें। हमारी टीम आपसे स्वतः ही संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर लेगी। दोस्तों, आज भी पूर्णिमा की रात है और आज की कहानी का शीर्षक भी पूर्णिमा की वो रात है। इस कहानी को भेजा है हमारे एक अजीज दोस्त जनक जी ने, जिसे हूबहू जैसा उन्होंने मुझे बतलाया मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है आज का हॉरर शो पूर्णिमा की वो रात। चंबल की नदी मेरे लिए किसी दोस्त से कम नहीं थी। जब भी मेरा जी घबराता था मैं चंबल के किनारे बैठकर घंटों अपने बीते दिनों को याद किया करता था। एक शाम में अपने ख्यालों में इतना खो गया कि समय का कुछ अंदाजा ही न रहा कि रात कब हो गई। मेरे लिए यह रात एक अनोखी रात से कम न थी, शायद वह पूर्णिमा की रात थी। अभी तक मैंने सुन रखा था कि चंबल के बीड़ों में डाकुओं का पड़ाव अक्सर पड़ा रहता है। इस कारण लोग इन बीड़ों में रात गुजारने से कतराते हैं, या यूँ कह लीजिए कि लोग इन बीड़ों में जाने से डरते हैं। लेकिन इस रात मेरी मुलाकात डाकुओं से नहीं बल्कि एक खूबसूरत आत्मा से हुई थी। मैं चंबल के किनारे अपने ही ख्यालों में खोया बैठा था। मुझे अपना अतीत एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने से गुजरता दिखाई दे रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हल्के से थपकी दी और कहा, क्या सोच रहे हो जनक बाबू। आवाज़ सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में आ गया और पीछे मुड़कर देखा, जिससे देखकर मैं ना तो चौंका और ना ही घबराया, क्योंकि वह सफ़ेद रेशमी साड़ी में किसी हीरोइन से कम सुंदर ना थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं। मेरी बात सुनते ही वह मुस्कुराते हुए अपने कदमों को पीछे ले जाने लगी और पीछे की ओर जाते जाते जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जैसे आसमान में गूंज रही थी। मैं उसे पीछे की ओर जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर ये है कौन जो मेरी बात पर हंसे जा रही है? कहीं कोई पागल तो नहीं? नहीं, ये पागल नहीं हो सकती। सिवा हंसी के और कोई लक्षण इसमें ऐसा नहीं दिखाई दे पड़ रहा जिससे इसे पागल करार दिया जा सके। दूर जाकर वह अचानक रुक गई और सिसकने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों को साफ सुनाई दे रही थी। अब मैं अपने आप को रोक न सका और मेरे कदम उस सुंदरी की ओर चल पड़े। चलते चलते मैं उसके निकट जा पहुंचा और उससे पूछा, रो क्यों रही हो? क्या कोई तकलीफ है आपको? वह कुछ न बोली। उन भीड़ों के सन्नाटे को चीरती झींगरों की तेज आवाज़ जैसे कानों को फाड़े जा रही थी। मैंने उससे पूछा, रो क्यों रही हो? कोई तो वजह होगी। इस बार वह बोली, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं 80 सालों से इन भीड़ों में भटक रही हूँ अपने आशिक का सानिध्य पाने के लिए। क्या तुम मुझे मेरे आशिक के पास ले चलोगे? 80 साल सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैंने निर्दयता से पूछा, आप 80 सालों से इन भीड़ों में भटक रही हैं, लेकिन आपकी उम्र तो अभी मात्र 20-22 की ही जान पड़ती है। मजाक खूब कर लेती हैं आप। क्या नाम है आपके आशिक का, जान सकता हूँ? वह बोली, शब्दार्थ। कुछ देर ठहर कर वह फिर से बोली, शब्दार्थ नाम है मेरे आशिक का। इन भीड़ों में छिपे डाकू सूरज सिंह ने उसे मुझसे छीन लिया था। शब्दार्थ नाम सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि ये नाम तो मेरे बड़े भाई का था, जो कि आजकल बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देने में मुस्तैद हैं। मैंने कहा, अजीब इत्तेफाक है, मेरे भाई का नाम भी शब्दार्थ है और आपके आशिक का भी यही नाम है। मेरी बात सुनकर वह बोली, तो मुझे मेरा आशिक दे दो, वरना मैं तुम्हारी वो गति करूँगी जो मेरी हुई है। उसकी बात सुनकर मैं बौखला गया और मैंने कहा, ये क्या बकवास है? भला मैं कहाँ से आपके आशिक को ढूंढूंगा? मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। भला मैं उसे कैसे पहचानूंगा? मेरी बात सुनते ही वजह से भड़क गई। उसने तुरंत मेरी गर्दन पकड़ ली और गरजते हुए बोली, तुम मुझे मेरा आशिक दे दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से फरिश्ते भी वापस नहीं आ सकते। उसकी पकड़ इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी और मैं वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अब तक मैं समझ चुका था कि यह कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैं किसी प्रकार उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा क्या किया भी जाए जिससे मैं उससे छुटकारा पा सकूं।
मैंने बड़ी मुश्किल से उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे आशिक से मिलवा दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ोगी तब ना। मेरी बात सुनते ही उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैंने देखा उसकी काली सफ़ेद आंखें अब तक लाल अंगारे में तब्दील हो चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा आशिक मिल जाएगा, पर उसकी कोई निशानी तो बताओ जिससे मैं उसे ढूंढ सकूं। मेरी बात सुनते ही वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी चंबल के बीड़ों में गूंज गई। हंसी बंद होते ही वह बोली, उसकी बाईं हथेली पर काला तिल है, मेरा शब्दार्थ मुझे दे दो वरना। मैंने कहा, ठीक है, आपको आपका आशिक मिल जाएगा, और मैं वहाँ से गोली की तरह भागकर अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने 2 गिलास पानी एक ही सांस में पी लिया, तब जाकर सांस में सांस आई। अब मैं सोच रहा था कि जान बची तो लाखों पाए। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि ये भी क्या संयोग है कि जो नाम मेरे भाई का है वही नाम उसके आशिक का है। अरे ये क्या, उसके आशिक की बाईं हथेली पर काला तिल है, काला तिल तो मेरे भाई की बाईं हथेली पर भी है। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरा भाई ही उसका आशिक है? मेरे मन में बुरे ख्यालत आने लगे। मैं अनजान भय से सिहर उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मेरा है, उसका आशिक नहीं हो सकता। ये दोनों एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। अचानक से मैं चीख पड़ा। तभी साइड टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी गनगना उठी। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन मेरे भाई शब्दार्थ का ही था। हेलो, क्या बात है जनक? बड़े घबराए हुए लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, बस ज़रा आँख लग गई थी, इसलिए आवाज़ थोड़ी लहरा गई। आप कैसे हैं भैया? जनक, कल से मैं बड़ी उलझन में हूँ। रोज़ सपने में तुम दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? वैसे मैं आ रहा हूँ कल रात की फ़्लाइट से। ओके, ये तो बहुत अच्छा किया भैया आपने। कम से कम कुछ दिन तो एक साथ बिताने का मौका मिलेगा। दूसरे दिन मैं घर के कामों निपटाने में व्यस्त रहा और मैं सोचे जा रहा था कि जब भैया जी आएंगे तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। इसी उधेड़-बुन में और जैसे जैसे जो सामान याद आता जाता, मैं भाग भाग कर बाजार जाता और ख़रीद कर ले आता। इस प्रकार दिन भर में मेरे कम से कम 12-13 चक्कर बाजार के लग गए। अब तो मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे दोबारा से बाजार जाने के लिए। मैं भी कितना पागल था। अगर एक बार में ही सारे सामान की लिस्ट बना लेता तो एक बार में ही सारा सामान ले आता, लेकिन हड़बड़ी में जैसे कुछ ख्याल ही ना रहा। जैसे जैसे जो सामान याद आता जाता तुरंत भाग जाता बाजार लेने के लिए। अब तक रात हो चुकी थी। सुबह 4 बजे शब्दार्थ भैया की फ़्लाइट को लैंड करना था। एयरपोर्ट से घर आने बमुश्किल 40 मिनट का समय लगता था। मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाना चाहता था। इस कारण मैं आज की रात जल्दी सोना चाह रहा था। अभी मैं लेटा ही था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल गया और वही बीड़ों वाली सुंदर औरत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, क्यों, तुमने मेरे आशिक को मेरे हवाले नहीं किया? अब तो वो सुबह आ रहा है, तब तो तुम मुझे मेरा आशिक सौंप दोगे ना? मैंने कहा, ये कैसी बेहुदा बात कर रही हो? क्या मैं अपने भाई को तुम्हें सौंप दूँ? क्या तुम यही कहना चाहती हो? वह ज़ोर से हंसी और फिर बोली, वो तेरा भाई नहीं, मेरा आशिक है, शब्दार्थ। शब्दार्थ मेरा आशिक है, उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। वचन दो कि कल सुबह तुम मुझे मेरा शब्दार्थ लौटा दोगे। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को तुम्हें नहीं सौंप सकता। वह फिर ज़ोर से हंसी और हंसी रोक कर बोली, नहीं लौटा सकते, लेकिन मैं तो तुमसे उसे लेकर रहूँगी, वरना क्या कर लोगी मेरा? वरना कहती हुई वह वहाँ से हवा में लहराती हुई चली गई। 5 बजने वाले थे। मैं उठकर कमरे की साफ़ सफाई करने लगा। अभी मैं शब्दार्थ भैया के बारे में सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी गनगना उठी। मैंने फ़ोन रिसीवर उठाया। उधर से शब्दार्थ भैया की आवाज़ थी। वह कह रहे थे, मैं आ गया हूँ जनक, बस 15-20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। गर्मा गर्म चाय तैयार करना, बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ओके भैया, चाय तैयार मिलेगी और आपके लिए गर्मा गर्म ब्रेड रोल भी, जिसे देखते ही आपका सिर दर्द हवा हो जाएगा। सरदार भैया बोले, सिर दर्द तो तुम्हें देखते ही हवा हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, टैक्सी ड्राइवर आ गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैंने शब्दार्थ भैया के मनपसंद ब्रेड रोल तैयार किए और चाय का पानी गैस पर रख दिया।
अभी मैं ब्रेड रोल के साथ के लिए चटनी तैयार ही कर रहा था कि दरवाजे पर लगी कॉल बेल बज गई। मैंने दरवाजे के मिरर से देखा, बाहर सरदार भैया टैक्सी वाले के बिल का पेमेंट कर रहे थे। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सरदार भैया ने दौड़कर प्यार से मेरे को अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, अंदर चलिए भैया, गर्मा गर्म चाय और ब्रेड रोल तैयार है। पूरे 8 महीने बाद हम भैया से मिलकर बहुत खुश थे। हम दोनों साथ बैठकर सुबह का चाय नाश्ता किया। शब्दार भैया अपनी ड्यूटी के एक से एक मज़ेदार किस्से सुना रहे थे और मैं दोपहर का खाना और न जाने क्या क्या बनाने में लगा था। शब्दार भैया भी हमारे आगे पीछे घूमते हुए अपनी आप बीती बताए जा रहे थे। इसी बातचीत के चलते रात कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला और हम दोनों भाई रात का खाना पीना निपटा कर बिस्तर पर चले गए। तभी अचानक से शब्दार भैया बोले, अचानक यहाँ कोई है। मैंने कहा, यहाँ कौन हो सकता है भैया, हम दोनों के सिवा कोई तो नहीं। शब्दार भैया उठकर बैठ गए। वो अपने भीतर बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। वे फिर से बोले, नहीं जनक, यहाँ कोई है। वह मुझसे कह रहा है मेरे साथ चलो। अचानक से भैया बिस्तर से उठ खड़े हुए और बोले, कौन है यहाँ, सामने आओ। भैया कितना कहते ही कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुल गया और सामने वही चंबल वाली पीहड़ वाली औरत दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, आओ शब्दार, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्रेरणा। शब्दार भैया उसे देखकर आश्चर्य से बोले, प्रेरणा, कौन प्रेरणा? और जैसे तेज बिजली सी चौंगी और वह जैसे शब्दार के भीतर समा गई। शब्दार भैया की आंखें लाल अंगारा बन चुकी थी। मैं शब्दार भैया को देखकर चीख पड़ा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे भाई को नहीं ले जा सकती। मैं भागकर घर में बने मंदिर की ओर लपका और वहाँ रखा हनुमान चालीसा उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा। लेकिन ये क्या, मेरे हाथ में जैसे किसी ने करंट का तार छुआ दिया हो। मेरे हाथ से हनुमान चालीसा की किताब छूटकर नीचे गिर गई और वह आग की लपटों में तब्दील हो गई। मैंने तुरंत ही रामचरितमानस को उठा लिया और सुंदरकांड का पाठ जोर जोर से करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, रामचरितमानस भी मेरे हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और वह भी भयंकर आग में समा गई। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इस रूह से अपने शब्दार भैया को छुड़ाऊं। ये जरूर मेरे भाई को मुझसे छीन कर ले जाएगी। मैं रो पड़ा। शब्दार भैया मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरे जा रहे। शब्दार के अंतः में समाई आत्मा बोल रही थी, जनक, तुम मुझे नहीं जानते, मैं प्रेरणा हूँ और शब्दार मेरा आशिक है। मैं इसे तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। 80 सालों से इसकी तलाश में भटक रही हूँ। बड़ी मुद्दत के बाद आज मिला है मेरा आशिक। मैं जा रही हूँ, शब्दार मेरा है, मेरा ही रहेगा। रोते रोते मैं बेहाल हो रहा था। तभी जैसे शब्दार भैया कुछ होश आया। वह बोले, क्या हुआ जनाब, तुम रो क्यों रहे हो? भैया के इतना कहते ही मैं भैया से लिपट गया और भाई भाई कहते हुए रोने लगा। भैया ने मुझे अपने से अलग करते हुए मुझे पानी पिलाकर दिया और फिर पूछा, बात क्या है जनाब, तुम रो क्यों रहे हो? और हम दोनों तो अपने अपने बिस्तर पर थे, ये अचानक खड़े कैसे हो गए? मैंने शब्दार भैया को पूर्णिमा की रात जो मैंने चंबल की विवरण बिताई थी उस रूप सुंदरी के साथ वह सब अक्षरशः भैया को कह सुनाई। मेरे बात सुनकर भैया ने कहा, कुछ नहीं होगा, ये कोई दूषित आत्मा है। मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानता। इस नाम की कोई भी औरत या लड़की मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं आई। कोई नहीं, कल सुबह ही मंदिर चलकर पंडित से इसका समाधान पूछ लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने अपने बिस्तर पर आ गए। लेकिन मेरे भीतर बार बार उस रूप सुंदरी प्रेरणा का ख्याल आ रहा था कि कहीं फिर से वह ना आ जाए और मेरे भाई पर अपना कब्जा जमा ले। मैं रात भर चैन से सो ना सका। हर बार यही ख्याल आता कि कब सुबह हो और हम दोनों मंदिर में पंडित जी से इस समस्या का समाधान करवाने में सफल हों। अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि अचानक से कमरे की खिड़की का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया और वही आत्मा फिर से कमरे में प्रविष्ट हो गई। वह सीधे शब्दार भैया के भीतर समाते हुए बोली, बहुत हो गया, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे शब्दार पर। शब्दार भैया कमरे से बाहर निकल गए और मैं उन्हें देखते हुए यही सोच रहा था कैसे मैं अपने भैया को इस आत्मा से छुड़ाऊं। तभी मैंने देखा शब्दार भैया सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रहे हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन उनके दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि जिसका पीछा करना हमारे लिए संभव न था। और फिर जो संदेह मुझे खाया जा रहा था वही हुआ। शब्दार भैया चंबल किनारे उसी जगह पर जाकर रुके जहाँ में मुझे पूर्णिमा की रात मिली थी। शब्दार भैया ने मुझे घूरते हुए देखा और एक लंबी छलांग चंबल की गहराइयों में लगा दी। मैं चीख पड़ा, भैया,
लेकिन शब्दास भैया अब तक चंबल की तेज धार में प्रभावित हो चुके थे। मैं खड़ा अपने हाथ मलता रह गया। मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी उस चंबल की तेज धार में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन तभी मेरे दिल की आवाज़ आई, नहीं, ये तो कायरता है। शब्दास भैया को कुछ नहीं होगा, शब्दास भैया अभी जिंदा हैं। मैं वहाँ से भागा और मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर जल्दी जल्दी सारी बात पंडित जी को कह सुनाई। पंडित जी तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने न जाने किसे फ़ोन लगाया और उससे कहा कि चंबल की वो आत्मा फिर से जागृत हो चुकी है। उसने एक आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसे बचाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी फ़ोन पर बात करते हुए मुझे अपने साथ चलने का इशारा करते हुए चंबल के किनारे उसी जगह पर ले गए जहाँ से शब्दास भैया ने चंबल के तेज धार में छलांग लगाई थी। कुछ ही देर में मैंने देखा कि शब्दास भैया का शरीर चंबल के पानी के ऊपर तैरता हुआ हमारे निकट आ रहा है। पंडित जी ने आगे बढ़कर शब्दास भैया को किसी प्रकार अपने पास खींचा और मुझसे सहायता करने को कहा। मैंने भी पंडित जी की मदद की और भैया के शरीर को चंबल के पानी से कुछ दूरी पर लिटा दिया। शब्दास भैया की सांस चल रही थी। पंडित जी ने शब्दास भैया के पेट पर दबाव डालकर पेट में भरे पानी को निकाला। अभी पंडित जी भैया के पेट में भरे पानी को निकाल ही रहे थे कि पंडित जी के एक साथी भी वहां आ गए और कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए भैया के पास बैठ गए। मेरे आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। मैं सब कुछ एक अनहोनी सी होते हुए देख रहा था। कुछ ही पलों में मैंने देखा शब्दास भैया उठकर बैठ गए। पंडित जी के साथी ने एक ताबीज शब्दास के हाथ में बांधते हुए कहा, इसे कभी खोलना मत। इसका हमेशा ध्यान रखना कि यह तुम्हारे हाथ से खुलकर कहीं गिरने न पाए, वरना ये चंबल की भटकती आत्मा फिर से तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। आज जीवन के 40 वर्षों बाद भी जब मुझे ये घटना याद आती है तो मैं सिहर उठता हूँ और मैं लपक कर शब्दास भैया के हाथ में बंधा हुआ ताबीज़ चेक करता हूँ कि वह उनके हाथ में बंधा है या नहीं। कोई माने या ना माने, मंत्रों वह शक्ति है जो मरे हुए को भी जीवित कर सकती है, भूत प्रेतों से मुक्त करवा देती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव के उन जनक भैया की है जो आज से 10 साल पहले इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। उनकी ये कहानी आज भी मुझे अंदर से झकझोर कर रख देती है। आज मैं आपको जनक भैया की कहानी को शेयर करते हुए अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।